वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं हूं शुक्ला, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सौर मंडल के बारे में जानेंगे कि सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं और उन ग्रहों के बारे में एक बेसिक सी जानकारी जो होती है उसको जानने का प्रयास रहेगा हमारा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देख सकते हो, बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ रहा है। बस इतना सा इसके बारे में जानना है। एक ही प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुई तो 2 से 3 प्रश्न आते हैं और लिखित परीक्षा हुई तो एक प्रश्न आता है। लगभग जो है 4-5 नंबर के आप में सौरमंडल से ही प्रश्न आते हैं। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक बात यानी चैप्टर 2 आज हम चर्चा करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी में आप पढ़ते हैं क्या? फिजिकल जियोग्राफी। और फिजिकल जियोग्राफी में आपको खास करके मैं बता दूं कि आपको सौरमंडल के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। और चूंकि सौरमंडल के बारे में जब हमको पढ़ना है, ब्रह्मांड के बारे में जानना है, तो कितना पढ़ना है कितना जानना है, तो ब्रह्मांड के बारे में हमको पूरा नहीं जानना है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों को हमको जानना होगा। चैप्टर 2 जो है आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से उसका नाम है सौरमंडल, ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में हमको जानना है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। चूंकि पृथ्वी सौरमंडल का ही एक सदस्य है, सौरमंडल का एक ग्रह है, इसीलिए सौरमंडल की उत्पत्ति भी हम पृथ्वी के साथ चर्चा कर लेंगे। और चूंकि सौरमंडल जो है वो ब्रह्मांड में स्थित है, तो ब्रह्मांड के जो उत्पत्ति के सिद्धांत होंगे वही से सौरमंडल बनेगा और वही से पृथ्वी की उत्पत्ति के भी सिद्धांत। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी बनी है, उन्हीं सिद्धांतों के द्वारा और भी ग्रहों का निर्माण हुआ है। और तमाम सारे ग्रह मिलकर के, लगभग 8 ग्रह मिलकर के और सूर्य मिलकर के एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। कुछ पुच्छल तारे हैं, कुछ धूमकेतु हैं, कुछ उल्का पिंड है, कुछ एक प्रकार से आप देखते हैं जैसे कि जो है धूमकेतु वगैरह या फिर अवान्तर ग्रह कुछ। ठीक, तो ये सब ग्रह, कुछ नक्षत्र, ये सब मिलकर के एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और सौरमंडल की अगर मैं बात करूं तो सौरमंडल चूंकि ब्रह्मांड के अंतर्गत ही होता है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत और पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत, तीनों सिद्धांत एक ही होते हैं। यानी जिस सिद्धांत के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति होगी, उसी सिद्धांत के अंतर्गत सौरमंडल की, उसी सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी। क्योंकि ब्रह्मांड का एक पार्ट है सौरमंडल। ऐसे सौरमंडल, बहुत सारे सौरमंडल है, केवल जो जिसमें ये सूर्य है अपना, वही सूर्य मतलब कि एक प्रकार से सौरमंडल नहीं है, वो तो एक सौरमंडल है हम लोगों का। ठीक है, ऐसे पता नहीं कितने सौरमंडल हैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड कोई छोटा सा एक पहलू नहीं, ब्रह्मांड बहुत बड़ी विषय वस्तु है और इसको कवर करना बहुत एक प्रकार से जटिल काम है। अभी तक इस पर रिसर्च चल रहा है और लगातार चलता भी रहेगा। पूर्ण ब्रह्मांड के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है किसी को भी, और ना ही मिल पाएगी मेरे ख्याल से अभी कुछ समय तक। ठीक है, आगे हो सकता है कि अगर टेक्नोलॉजी आगे और बढ़ती है तो हो सकता है भाई मिल जाए। ठीक, लेकिन फिर भी आप देखिएगा अभी भी बहुत पीछे हैं हम ब्रह्मांड के जानकारी के बारे में। लेकिन जो भी हमको टूटी फूटी जानकारी प्राप्त होती है, जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त हुई, उसी जानकारी के आधार पर हम लोग तमाम सारे सिद्धांतों को समझेंगे आगे चल करके। तो यानी कि ये जो चैप्टर 2 है आपका, ये लगभग बड़ा चैप्टर है। तो शुरुआती चैप्टर में हमने चैप्टर 1 में जो है भौतिक भूगोल के प्रकृति, विषय क्षेत्र, उसकी परिभाषा, अर्थ, इन सभी चीजों को समझ लिया था। ठीक, तो अब हम सौरमंडल के बारे में आज की वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह आते हैं, एक बेसिक सी जानकारी ग्रहण करेंगे। और इसका जो अगला पार्ट है, यानी कि दिखिएगा, देखिए मैं इसको चैप्टर 2 बोलूंगा, इसमें हम सौरमंडल चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांत होंगे उनके बारे में, और सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत, उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे सिद्धांत दिए गए विद्वानों के द्वारा। वायव्य राशि परिकल्पना ले लीजिए, लाप्लास की परिकल्पना हो गई, चैम्बरलिन मोल्टिन की हो गई। ठीक है, इसके अलावा और भी तमाम सारे विद्वान आएंगे। ठीक है, इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे जबरदस्त थ्योरी मानी जाती है, महाविस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमन थ्योरी ने दिया था, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यानी कुल मिलाकर के हर एक सिद्धांतों पर हमारा फोकस होगा, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी। ठीक है, और ये चूंकि 2 वीडियो आपके चैप्टर 2 के होंगे, लेकिन मैं उसको चैप्टर 3 बोलूंगा और उसके आगे जो भी वीडियो आएगी चैप्टर 4 बोलूंगा। यानी मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा, अध्ययन की सुविधा के हिसाब से। यानी एक वीडियो में मेरा एक ही चैप्टर हो जाए, मतलब एक वीडियो में एक चैप्टर मैं अपने हिसाब से, क्योंकि पढ़ना आपको सारा का सारा सिलेबस है, तो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं अपने हिसाब से कैटेगराइजेशन करूंगा कि हमको एक चैप्टर कहाँ तक सेट करना है, कहाँ तक बनाना है। ठीक, तो आज हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे कि सौरमंडल यानी पृथ्वी के साथ साथ जो अन्य ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके बारे में साथ साथ, उसके साथ ही साथ सन के बारे में, सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा एक होता है अंतरिक्ष और एक होता है क्या, जो है आकाश।
आकाश किसे कहते हैं और अंतरिक्ष किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट है दोनों में, थोड़ा सा महीन सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारे लोग एक ही समझते हैं। अंतरिक्ष माने होता है कि पृथ्वी को छोड़ करके, पृथ्वी के ऊपर जो भी आपको दिख रहा है, जो कि समुद्र तरीके से आपको बढ़िया आसमानी कलर का जो पूरा वातावरण और ये सब दिख रहा है आपको, मतलब कि पृथ्वी को छोड़ करके पृथ्वी से ऊपर जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब क्या है, वो सब अंतरिक्ष है। क्या है, वो सब अंतरिक्ष है। लेकिन अगर इसी अंतरिक्ष में हम पृथ्वी को भी समाहित कर ले, अर्थात पृथ्वी को भी हम साथ ले ले, तो पृथ्वी को ही साथ मिला लेंगे तो वो आकाश हो जाएगा। आकाश मतलब ब्रह्मांड से तात्पर्य आकाश का ले आता है। तो ये समझ गए ब्रह्मांड क्या हो गया। ठीक, ब्रह्मांड में बहुत सारे सौरमंडल हैं, बहुत सारे सूर्य आपको मिल जाएंगे, सूर्य से बड़े बड़े बहुत सारे तारे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। आप रात्रि में अगर आप जो है बाहर लेटते थे अभी तक, तो आपको पता होगा कि रात में आपने देखा जरूर होगा, बचपन में अगर आप बाहर लेटते होंगे तो बहुत सारे नक्षत्रों को आपने देखा होगा। तो 27 नक्षत्र होते हैं। हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ होता है ज्योतिष, उसमें ज्योतिष में भी 27 धर्म मतलब किसके बारे में, नक्षत्रों के बारे में, 12 राशियों के बारे में बताया गया है, 9 ग्रहों के बारे में बताया गया है। और 9 ग्रहों में आपको पता होगा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य चा, गुरुर्च शुक्रा शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। तो ये जो 9 ग्रह है वो उसमें बताए गए हैं। अगर हालांकि 9 ग्रह पहले भी थे, लेकिन क्या हुआ, प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और अब एक नए ग्रह की खोज भी हो गई है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर के एक जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको पता होगा एक मंदाकिनी, अपनी मंदाकिनी कौन सी है, सर्पिलाकार मंदाकिनी, दुग्ध मेखला मंदाकिनी है अपनी, ठीक है, मिल्की वे जिसको कहते हैं। मिल्की वे की बात की है, मिल्की वे की, उसी को हिंदी में दुग्ध मेखला, बे माने होता है मेखला, एक प्रकार से कैसी मेखला, और दुग्ध माने होता है दूध की जैसी, ठीक है, यानी मिल्की वे। तो मिल्की वे मतलब क्या हो गया, दुग्ध मेखला मंदाकिनी है अपनी, ठीक है, गैलेक्सी जिसको कहते हैं वो है, ठीक है। और उसी गैलेक्सी में आप देखिएगा सर्पिलाकार गैलेक्सी है, और उसी सर्पिलाकार गैलेक्सी में ये अपना सौरमंडल स्थित है, ठीक है। और सौरमंडल की बात की तो इसमें से प्रधान ग्रह है, प्रधान तारा, ग्रह नहीं बोल सकते, प्रधान तारा जो है वो सूर्य है। यानी अपना क्या है, सूर्य जो है एक तारा है जो कि अपने प्रत्येक ग्रहों को प्रकाशित करता है। ये ग्रह जो सूर्य के हैं ये इसके चक्कर लगाते हैं। सूर्य के 2 प्रकार के ग्रह हैं, एक ग्रह तो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और दूसरे ग्रह आपके बाहरी ग्रह कहलाते हैं। यानी कि एक इनर जो है एक प्रकार से प्लेनेट है और दूसरे आउटर है, ठीक। आपको यहाँ पर पता होगा इससे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल, ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये 4 ग्रह यानी कि मरकरी वेनस मार्स और अर्थ, ठीक है, ये 4 ग्रह आंतरिक है। और जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, वो जो है वरुण, मतलब सॉरी अरुण, ठीक है, और इसके अलावा नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, वरुण यानी अरुण और वरुण, शनि और बृहस्पति, ये 4 जो है ये बाहरी ग्रह हैं। इसी के बीच में आपको बताऊंगा क्षुद्र ग्रहों की एक बहुत जबरदस्त चीज आपको दिखाई पड़ती है। यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह मिलते हैं आपको, एस्टेरॉइड जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड। ये एस्टेरॉइड जो होते हैं ये खास करके मंगल के और किसके, बृहस्पति के, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की क्या है, क्षुद्र ग्रहों की एक प्रकार से बहुत लंबी एक प्रकार से गैप है, इन दोनों के बीच में बहुत लंबा गैप है। और इसी ग्रहों के बीच में आप देखिएगा क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। ये जो क्षुद्र हमने बनाया सिंबल, ये क्षुद्र ग्रहों का ही सिंबल है, ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी किसी बीच में है, आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है तो बृहस्पति और मार्स के बीच में क्षुद्र ग्रह आपको मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको और चीजों को मैं बताना चाहूंगा यहीं पर, वैसे ओरली, उसके बाद में अभी एक एक ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सूर्य की बात की अगर मैं करूं तो सबसे जो है सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कुछ जैसे वैसे ओरली जानने का प्रयास। सबसे बड़ा ग्रह आपका है कौन सा, बृहस्पति, दूसरे नंबर पर है शनि, तीसरे नंबर पर है आपका अरुण, चौथे नंबर पर है आपका वरुण, और 5वें नंबर पर है अपना पृथ्वी, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है 6वें नंबर पर है अपना कौन सा, शुक्र यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन जो कहा जाता है। इसके अलावा जो अगला है आपका मंगल है 7वें नंबर पर, और 8वें नंबर पर अपना बुध है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और अभी 9वें ग्रह की खोज हुई है, नासा ने खोज करी है, ठीक है, 1987 ईस्वी में।
नासा के वैज्ञानिकों ने खोज करी किस ग्रह की? भाई यहाँ पर देख लीजिए, मैंने लिखा है 9वें ग्रह की खोज करी है नासा ने, 1987 में खोज करी है। पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है ये, ठीक है। एक परिक्रमा ये पृथ्वी की कितने दिन में करता है, मतलब कितने वर्षों में? 700 वर्षों में करता है। सबसे अधिक वर्षों में आप देखिएगा 700 वर्षों में ये करता है। किसकी? एक परिक्रमा पूरी करता है। कितनी परिक्रमा भाई? एक परिक्रमा पूरी करता है। किसकी? जो है सूर्य की एक परिक्रमा 700 वर्षों में पूरा करता है। इसे ही कौन सा ग्रह कहते हैं? इसे कार्ला ग्रह के नाम से जाना था। ये बात पॉइंट ध्यान रखें, कौन सा ग्रह है? ये कार्ला ग्रह, ठीक। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैंने आपको बताई। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, ओके। चलिए अब मैं एक एक ग्रहों के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। 8 ग्रह आप सभी को पता होगा। 9वां ग्रह प्लूटो था, उसको हटा ही दिया गया। सभी चीजों को पता है आपको। अब थोड़ा सा हम सूर्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं, सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है। सूर्य के बारे में चर्चा करते हुए बहुत सारी चीजों को जानेंगे, ठीक है। सूर्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य के बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम से जो है ये चमकीला होता है, यहाँ संलयन होता है ऊर्जा का, ठीक है। प्रकाश और ऊर्जा बिखेरने वाला ग्रह है। आज सूर्य के ही जो है ताप से, सूर्य के ही ऊर्जा से आप देखते हैं सोलर एक प्रकार से एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, उसको विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोलर पैनल किसका कार्य करता है? वो विद्युत जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा होती है, जो सोलर एनर्जी होती है, उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में, यानी कि जो है अपनी लाइट में, यानी जो लाइट आपके घर में आती है वो इसमें कन्वर्टर है एक प्रकार से, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य से विटामिन डी की प्राप्ति भी होती है, बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सूर्य की बात की जाए तो इसकी आप देखिएगा ये इसका सतह का तापमान जो सूर्य का है 6 से 7 हजार डिग्री सेल्सियस तापमान इसका रहता है। कितना? 6 से 7 हजार डिग्री सेल्सियस तापमान है इसका। इसके अलावा अगर आप देखिएगा आंतरिक और केंद्रीय भाग का तापमान जो है ये कुछ करोड़ किलोमीटर, मतलब कि कुछ करोड़ सेंटीमीटर आप देखिएगा लगभग पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा जो है इसका तापमान तो बहुत ज्यादा है, लगभग आप देखिए सूर्य के धब्बे भी पड़े होते हैं काले काले, उन धब्बों का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है। और इन धब्बों की संख्या धीरे धीरे सूर्य के अंतर्गत बढ़ रही है, आपने देखा होगा। सॉरी। और आप देखिएगा तो ये अगर मैं आकार की बात करूंगा तो ये जो है सूर्य की अगर बात की जाए तो सूर्य का आकार अगर आयतन की दृष्टि से देखे जाए, आयतन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पृथ्वी से ये 13 लाख गुना बड़ा है। और अगर बात की जाए इसका व्यास की तो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा। पृथ्वी का व्यास कितना भैया? पृथ्वी का व्यास जो है ये 12,756 किलोमीटर है। और पृथ्वी के व्यास से आप देखिएगा ये कितना बड़ा है भाई, सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी के व्यास से? 13 लाख गुना, सॉरी 109 गुना बड़ा है पृथ्वी के व्यास से। और पृथ्वी के आयतन से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक। क्लियर हो गई बातें? आप देखिएगा जो है ये जो है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से 28 गुना अधिक भारी है। यानी अगर बात की जाए पृथ्वी का 1 किलो अगर हम देखेंगे, पृथ्वी का 1 किलो, अगर पृथ्वी पर जो वस्तु पृथ्वी पर 1 किलो होगी वही वस्तु सूर्य के ऊपर अगर आप जाए रहने के लिए, वैसे जा नहीं पाएंगे कभी, लेकिन जाइएगा तो जो वस्तु पृथ्वी पर 1 केजी की हमको प्रतीत होती है, आपको प्रतीत होती है, वही जो है आप देखिएगा तो सूर्य भगवान पर, यानी सूर्य भगवान पर जब आप जाएंगे तो 28 किलोमीटर प्रतीत होगी। यानी 1 किलो का वजन वहां पर 28 किलोमीटर, मतलब कि 28 जो है केजी का प्रतीत होगा। यानी 1 किलो वहां का 28 किलो है, ठीक, पृथ्वी का। ये क्लियर होगी बातें? इसके अलावा इसका सूर्य का व्यास कितना है? 13,93,000 आप देखेंगे इतना आपको पड़ेगा इसका व्यास, ठीक है। और ये सब किसमें है? 1 किलोमीटर में है, ठीक। किसमें है? 1 किलोमीटर में, km लिख दीजिएगा। इसके अलावा पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14 करोड़ के आसपास, यानी लगभग 15 करोड़ आप मान सकते हो। अगर बात की जाए हनुमान जी की चालीसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, हनुमान जी की चालीसा में एक चौपाई आती है, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने दीपावली के दिन बताया था कि लील्योताय मधुर फल जानू, उससे पहले एक लाइन है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, और लील्योताय मधुर फल जानू। युग सहस्त्र, सहस्त्रों युग,
युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीले होता है मधुर फल जानू। इस चौपाई की अगर आप व्याख्या करिएगा तो लगभग और लगभग ये 14.96 करोड़ किलोमीटर के आसपास आपका आ जाएगा। यानी उस समय के वैज्ञानिकों ने हमारे जैसे तुलसीदास बाबा जी ने इसके बारे में पृथ्वी से सूर्य की दूरी को, हनुमान जी जब बचपन में उन्होंने सूर्य भगवान को निगला था, उन्होंने ग्रहण किया था उनको फल समझ करके, लीले होता है मधुर फल जानू, मधुर फल के समान, ठीक। तो वो देखिएगा सूर्य भगवान उतनी दूरी पर थे लेकिन उनको क्या कर लिया था, अपने मुंह में रख लिया था। आप सोचो, तो ये पृथ्वी से दूरी जो है लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि 8 मिनट और 22 सेकंड के अंतर्गत पृथ्वी पर किरणें पहुंचती है, किसकी, सूर्य की किरणें पहुंचती है। यानी 1 सेकंड में, मतलब कि आप देखिएगा 1 सेकंड में आप देखिएगा प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी 1 सेकंड में जो प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की गति होती है वो 3 लाख पर आवर, मतलब कि पर सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश की गति होती है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जाता है। इसीलिए एक पैमाना फिक्स कर दिया गया है, एक पैमाना बनाया गया है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो पैमाना है भाई, ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी नापने का पैमाना है, प्रकाश की गति नापने का पैमाना नहीं है, ये दूरी नापने का पैमाना है, दूरी मापने का पैमाना जो है पैमाना है। कैसे दूरी मापने का पैमाना जो है, 1 सेकंड में जब सूर्य का प्रकाश कितनी 3 लाख किलोमीटर जाता है तो इसको एक मानक तैयार कर लिया गया, और 1 सेकंड में सूर्य के प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर की दूरी जो है इसी को 1 प्रकाश वर्ष के नाम से हम जानते हैं, ठीक। क्लियर होगी बातें। यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर चलता है, 3 लाख किलोमीटर, ठीक। 1 वर्ष में सूर्य के प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्लियर हो गई बातें। 1 वर्ष में सूर्य के प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, वो 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। और 1 सेकंड में सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जो है पर सेकंड के आवर से चलता, मतलब कि जो है पर सेकंड के जो है तरीके से चलता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, तो सोचो 1 साल में जितनी दूरी प्रकाश तय करेगा उतनी दूरी को हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने का सबसे बड़ा पैमाना है, और खास करके जब खगोल विज्ञान आप पढ़ते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये हो गई कुछ सूर्य से रिलेटेड कुछ बातें। प्रभु जो है उद्देति सविता ताम्र सताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महता एक रूपता, उस सूर्य भगवान के बारे में यहाँ पर आपको मैंने जानकारी दी, जो कि उदय होते समय भी लाल होते हैं, अस्त होते समय भी लाल होते हैं। सूर्य से हमको यह सीखना चाहिए अपने जीवन में कि हम जो है जब दुख हो तभी उसी स्थिति में रहें, और सुख हो तब भी, यानी कि ना दुख में ज्यादा दुखी हो, ना खुशी में मतलब ज्यादा आप खुश हो। दोनों स्थितियों में आपको समान रिएक्शन देना होता है, ये सूर्य भगवान से सीख सकते हैं। इसके अलावा विश्व स्वानि साबित दुर्वृतान यत्र पराशु यद भद्रम तन्नासु, यानी भगवान सूर्य जो है विश्व स्वानि है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, सभी को प्रकाशित करने वाले हैं। चाइना चाहे इतना सूर्य बना ले, लेकिन ये प्रभु से आगे बढ़ जाएगा, कभी बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। तो ये हो गई भगवान सूर्य से रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने आपको बता दी। सूर्य के चारों ओर आप देखते हैं एक मेखला होती है, थोड़ा सा ये जो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है सब, इसी को क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहते हैं, यानी कोरोना कहते हैं, ठीक है, कोरोना। और कोरोना का आकार कुछ सूर्य की भांति था, इसीलिए इसको नाम कोरोना रख दिया गया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो ये सब चीजें क्लियर हो गई। और आप देखिएगा कि 8 ग्रह हैं सूर्य भगवान के, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। आइए हम देखते हैं छोटे से बड़े क्रम में, तो हो ही गया है। अब दूरी के क्रम में मैंने इनको सजाया है। ये सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है, उससे फिर बाद में शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर आपका बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर जो है वरुण है, ठीक। तो ये 8 ग्रह जो है ये दूरी के हिसाब से, यानी कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो बुध है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो अपना वरुण है, ठीक। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक।
और आप देखिएगा तो ये सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण। तो सबसे ज्यादा चक्कर लगाने में किसको दिक्कत होगी बताइए, सबसे चूंकि दूर है सूर्य भगवान से, तो देखिए चक्कर लगाएगा किस पथ पर, इस पथ पर, ऐसे से जाएगा खूब दूर होके, फिर खूब दूर से जाकर के फिर आएगा यहाँ पर, यानी इसको लगेगा कितना दिन लगेगा भाई, एक चक्कर पूरा करने में इसको लगेगा, एक चक्कर पूरा करने में इसको लगेगा भाई कितना दिन लगेगा, इसको बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा, बहुत अधिक दिन लग जाएगा वरुण को एक चक्कर पूरा करने में सूर्य भगवान का। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा, जबकि बुध को उसी अपेक्षा में बहुत कम समय लगेगा, ये बात भी आप लोग जानते हैं। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो अलग अलग ग्रहों के जो हैं वो अलग अलग समय हैं, ताकि वो क्या कर सकता है, वो जो है सूर्य से दूरी तय करने में आप देखिएगा 164 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का समय लगता है वरुण को, 164 वर्ष का समय लगता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं 164 साल, पृथ्वी का 164 साल लग जाएगा। 164 साल में वरुण जो है सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अच्छा, बुध के देख लो भाई, बुध के एक दिन मतलब आप देखिएगा ये 88 दिन में ही क्या कर लेता है, 88 दिन में ये एक परिक्रमा भी कर लेता है और अपने अक्ष पर, यानी इसकी यानी बुध की, आपसे पूछे कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि क्या करता है, जो अपने अक्ष पर भी, यानी कि एक तो ऐसे ग्रह क्या कैसे घूमते हैं, अपने अक्ष पर भी ऐसे से घूमते हैं, ठीक है, और एक सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं, ऐसे से घूमते हुए, ऐसे से घूमते हुए ये सूर्य का चक्कर यानी परिक्रमण और परिभ्रमण करते हैं। समझ में आ गई, परिक्रमण यानी परिक्रमा करें, परिभ्रमण माने अपने आप को ही घुमा रहे हैं अपने एक स्थान पर, तो एक स्थान पर घुमा रहे, तो वो भी 88 दिन में जो है बुध का पूरा हो जाता है, और परिक्रमा, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों 88 दिन में ही पूरा करता है कौन, तो ये करता है बुध। ठीक, क्योंकि सबसे नजदीक है। तो भाई ये मैं इसलिए बताया हूं क्योंकि सूर्य से नजदीक जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा वो उतना ही जल्दी सूर्य का एक परिक्रमा कर लेगा, उतनी ही जल्दी एक चक्कर लगा लेगा। इसी तरह पृथ्वी कितने दिन में लग करता है, 365 दिन, एक साल लगता है पृथ्वी को, जबकि इसको 164 साल लगता है। क्लियर हो गई बातें, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सूर्य भगवान के बारे में कुछ बातें हो गई। अब हम चर्चा करते हैं भाई किसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे हम बुध के बारे में। बुध क्या है, सबसे पहले बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, पहली बात सबसे छोटा ग्रह। दूसरी बात सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध ही सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक, सबसे छोटा है, सबसे नजदीक ग्रह है। और बुध का व्यास आप लोग ध्यान रखिएगा, व्यास माने होता है, व्यास समझ रहे हैं ना, व्यास समझ रहे हैं, व्यास माने होता है जैसे कि मान लेते ये कोई पृथ्वी है, मान लेते ग्रह है, या कोई वृत्त है, वृत्त माने एक यहाँ पर एक किसका केंद्र हो गया, यानी किसका सेंटर बोल दीजिए, तो यानी कि एक जो है व्यास, इसी को कहते हैं, ये देखिएगा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। जीवा क्या होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त के दोनों परिधियों को मिलाती है, वो वृत्त की जीवा कहलाती है। यहां पर भी खींची गई दोनों को मिलाती, तो ये जीवा है। तो यानी कि सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही होती है। देखिए व्यास है, चूंकि दोनों केंद्र से होते हुए जो रेखा आती, चाहे इधर से जाए ये, इधर से जाए ये, इधर से जाए ये, इधर से जाए ये। अब गणित कहूंगा मैं पढ़ाने लगूंगा यहीं पर भी। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या भाई, ये केंद्र मतलब व्यास होता है। व्यास माने समझ रहे हैं, व्यास एक होती है त्रिज्या, एक होती है व्यास। त्रिज्या को अंग्रेजी में r कहते हैं और व्यास को डायमेंशन में d कहते हैं। ठीक है, तो 2r बराबर क्या होता है, d होता है। यानी जब दो त्रिज्याओं को हम जोड़ देते हैं तो वृत्त का व्यास निकल आता है। यानी कि ये वृत्त हो गया, एक त्रिज्या इसकी r यहाँ पर है और एक या r यहाँ पर है। अगर इन दोनों को यानी एक सेंटीमीटर का ये है, 1 सेंटीमीटर का ये है, तो ये 2 सेंटीमीटर का आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगर इसी रेखा को हम ऐसे कर दें तो चूंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या होती है, बराबर, तो 1 सेंटीमीटर ये भी है, अर्थात ये देखिए एक इधर और एक इधर, ये फिर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा जब प्लस करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिएगा कि यही होता है व्यास। यानी व्यास कितना है, कितना गहरा है। यानी अगर बुध का हम केंद्र यहाँ पर बीच में मान लेते हैं, समझिए अगर बुध ग्रह ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र, तो
तो यानी अगर बुध को हम ऊपर इसके बुध के हम चले जाए, हमने या ऊपर हम बैठ गए भैया बुध के, और यहाँ से खोदे लागी और खोदत खोदत का एक वही पार निकल जाए, ठीक है, खोदत खोदत का वही पार निकल जाए, यानी इसको खोदते खोदते बुध को एक परिधि से हम खोदे ऊपर से, यानी पृथ्वी पर मान लेते हैं, पृथ्वी से यहीं पर खोदना हम प्रारंभ करें और खोदते खोदते क्या करें, नीचे जाते रहे जाते रहे जाते रहे और उस तरफ निकल जाए हम, ठीक, उस तरफ निकल जाए। ऐसे हम यहाँ से खोदते खोदते और पृथ्वी के उस छोर पर निकल जाए, फिर वहां से देखें और सारे लोग रह रहे, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस पूरी लंबाई को अगर हम नापेंगे तो वृत्त का वही व्यास होता है, वही व्यास। तो व्यास इसका कितना है, बुध का व्यास कितना है भाई, 4880 किलोमीटर। यानी बुध जो है अगर 4880 किलोमीटर कोई व्यक्ति खोद लेता है बुध पर, तो पूरा बुध एक तरफ से जाएगा और दूसरी तरफ निकल आएगा, यानी 4880 किलोमीटर, 4880 किलोमीटर ये जो है बुध का व्यास है। सूर्य भगवान से यानी सूर्य से दूरी जो है बुध की कितनी है, 576 लाख किलोमीटर। कितनी दूरी है, 576 लाख किलोमीटर, 576 लाख किलोमीटर सूर्य से दूरी किसकी है, बुध की है, ठीक। 88 दिन में जो बुध ग्रह है ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर परिभ्रमण भी करता है, यानी कि एक 88 दिन में ही अपने अक्ष पर भी घूम लेता है पूरा चक्कर, एक चक्कर, और जो है 88 दिन में पूरा सूर्य भगवान का भी चक्कर लगा लेता है, यानी कि उसकी दोनों सेम है, परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल दोनों इसका सेम है, किसका, बुध का। ये बात ध्यान रखिएगा। अधिकतम तापमान यहाँ पर कितना आका का है भाई, अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो आप देखिएगा यहाँ पर बुध जो है खास करके मेरे हिसाब से बुध जो है खास करके आप देखिएगा बुध का, और ये बुध का एक दिन जो होता है ये पृथ्वी के 80 दिन के बराबर होता है। कितने दिन के भाई, बुध के 80 दिन के, मतलब पृथ्वी का जो है बुध का एक दिन जो होता है पृथ्वी के 88 दिन के बराबर होता है। कितने दिन के, 88 दिन के बराबर होता है। क्लियर होगी बातें। क्या बताया मैंने आपको कि बुध जो है ये एक प्रकार से इसका जो अधिकतम तापमान होता है वो दिन में जो इसका तापमान होता है बुध का, ये लगभग और लगभग 350 से लेकर के 480 तक भी चला जाता है। कभी कभी आप देखिएगा 350 और कभी कभी 480 भी नापा गया, यानी कि आप देखिएगा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दिन में जो है बुध का तापमान तो अपने पीक पर होता है, लेकिन रात में क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है, यानी रातें यहाँ की बर्फीली होती हैं। बुध की रातें कैसी होती हैं, बर्फीली होती है। यानी बुध जो है ये खास करके अगर बात की जाए, ये दिन का जो तापमान इसका है भाई, दिन का तापमान जो है ये क्या होता है, दिन का तापमान इसका खास करके 480 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। रात का तापमान जो है माइनस का 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसीलिए बुध को हम गर्म ग्रह नहीं कह सकते, यानी बुध रात में माइनस 180 डिग्री सेल्सियस तक चला तक गिर जाता है और दिन में 480 तक पहुंच गया, ठीक। यानी कि ये इस प्रकार से होता है, ठीक। और क्लियर हो गया, बुध का एक दिन और पृथ्वी का 88 दिन लगभग बराबर होता है। और आप देखिएगा बुध पर खास करके बुध का अपना कोई उपग्रह भी नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिए, क्या बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, ये बात क्लियर हो गई आपकी। इसके अलावा खास करके यहाँ पर बुध पर जो सूर्योदय होता है ये पृथ्वी से 2 घंटे क्या होता है, पहले उदय होता है, ओके, ये बात क्लियर हो गई। और खास ये यहाँ पर ही सॉरी बोल दिया, ये तो शुक्र की बात है, क्योंकि शुक्र को ही भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि ये किससे, ये पहले ही थोड़ा सा उदय हो जाता, तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। तो बुध के बारे में क्लियर हो गई चीजें। आगे समझते हैं हम किसके बारे में भाई, शुक्र के बारे में। शुक्र यहाँ पर देखिए शुक्र का व्यास कितना है, शुक्र का व्यास है 12,104 किलोमीटर, 12,104 किलोमीटर ये शुक्र का व्यास है। शुक्र की बात की तो सूर्य से दूरी इसकी कितनी है, 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर, 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर सूर्य से शुक्र की दूरी है। ये बात ध्यान रखिए, 6वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है ये, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। 255 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने वाला ग्रह है शुक्र, ठीक। इसके अलावा जो है ज्वालामुखी चट्टाने वगैरह यहाँ पर खूब अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप देखिएगा शुक्र को ही चमकीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में पृथ्वी के समान ही प्रतीत होता है, इसीलिए क्या है,
ये पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये किसको कहते हैं? शुक्र को ही कहते हैं। क्लियर हो गई बातें? ये जो है अपनी धुरी पर जो चक्कर करता है शुक्र जो है, ये 23 घंटा 21 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेता है। ओके, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर हैं, बड़े बड़े ज्वालामुखी है, भ्रंश घाटियां हैं, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। कहाँ पर? शुक्र पर। ठीक, ये सब आपको यहाँ पर शुक्र पर दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ का जो औसतन तापमान होता है ये 427 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कितना होता है औसतन तापमान यहाँ का? किसका भाई? शुक्र का जो औसतन तापमान होता है 400 कितना होता है? 400 कितना बताइएगा सभी लोग? औसतन तापमान 427 डिग्री सेल्सियस। 427 डिग्री सेल्सियस यानी कि लगभग और लगभग आप देखिए औसतन, यानी यहाँ पर घटने बढ़ने को मिला करके एक हम अगर मार्ग निकालें तो, यानी कि सबसे गर्म ग्रह की अगर बात की जाए तो कौन सा होता है? शुक्र ही होता है। ये बात भी आपकी क्लियर हुई होगी। इसके अलावा हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। कितना व्यास है पृथ्वी का? पृथ्वी का व्यास कितना है भाई? देखिएगा, 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। सूर्य से दूरी कितनी पृथ्वी की? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जीवन है। यहाँ पर वायुमंडल भी है और वायुमंडल में ऑक्सीजन जैसी गैसें भी है, कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम प्रकार की गैसें, तमाम प्रकार के जो है सारी चीजें मिलती हैं हमको। तो ये सब क्लियर हो गई बातें। इसके अलावा अगर पृथ्वी की बात करूं, 24 घंटे में एक जो है चक्कर पूरा करता है। 24 घंटे में एक चक्कर जो है ये पूरा करता है पृथ्वी। किसके? मतलब अपना चक्कर 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर 24 घंटे पूरा करता है, जिसके कारण से दिन और रात होती है। और एक चक्कर जो है इसकी परिक्रमण काल जो है इसका 365 दिन 6 घंटा है। 365 दिन और 6 घंटे में यानी एक साल लगभग जो लगता है, इसको लगता है क्या करने में? सूर्य की परिक्रमा करने में। यानी सूर्य को एक वर्ष में पृथ्वी घूम लेता है और इसके कारण से क्या होता है? मौसम परिवर्तित होते हैं। ठीक, तो ये मौसम क्यों बदलते हैं? पता चलेगा आपको मौसम क्यों बदलते हैं भाई। चूंकि मौसम इसलिए बदलते हैं चूंकि एक साल में क्या होता है, पृथ्वी जो होती है सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। इसी प्रकार से क्या होता है? मौसम बदलता रहता है। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा पृथ्वी के बात करूं पृथ्वी की, तो ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या हुई है? अपने अक्ष पर पृथ्वी, जैसे ये है, ये इसका अक्ष है और इस पर मान लेते हैं पृथ्वी है, तो ये अपना ये अक्ष इसका एकदम से सीधा मान लेते हैं। पृथ्वी जो है इसके कितनी झुकी हुई भाई? देखिए, ये मान लेते हैं कि पृथ्वी है तो ये थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है। ये अक्ष मान लेते हैं तो पृथ्वी ऐसे झुकी है थोड़ा सा। कितने डिग्री पर? यानी कि ये गैप और इसके मार्कर के बीच में कितना गैप है? आप देखिएगा 23.5 डिग्री का कोण बना, यानी कि 23.5 अंश का कोण इसके बीच में बन जाए। इतना पृथ्वी झुकी हुई है। और इसी जो है पृथ्वी के झुके होने के कारण से आप देखते हैं मौसम वगैरह, बारिश वगैरह, तमाम प्रकार की जो घटनाएं घटती, मानसून वगैरह की, ये सारी घटनाएं ये 23.5 डिग्री झुकी होने के लिए ही, यानी इसी के कारण से होती है। ठीक, ये होगी पृथ्वी के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बता दी। पृथ्वी का जो एक प्रकार से घनत्व है ये 5.24 इसका घनत्व है। और खास करके आप देखिएगा 59 डिग्री का तापमान, यहाँ औसतन तापमान 58 से 59 डिग्री का माना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा पृथ्वी का, यानी यहाँ पर अधिकतम तापमान या औसतन तापमान इतना ही रहता है, इससे अधिक नहीं होता। ठीक है, और इसका एक उपग्रह भी है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। उपग्रह उसे कहते हैं जो कि ग्रह के भी चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह के चक्कर लगाने वाले पिंड जो होते हैं उसी को उपग्रह कहते हैं। एक निश्चित काल, एक निश्चित सीमा के दौरान तो ये चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का। कौन लगाता है? ये लगाते हैं भाई पृथ्वी का चक्कर। कौन लगाता है? ऊपर चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। इसके अलावा आप देखिएगा जो है मंगल के बारे में अगर बात की जाए, मंगल पर भी जीवन की संभावनाएं हैं। जीवन यहाँ पर भी हो सकता है, लोग रह सकते हैं। व्यास जो है मंगल कितना है? 6,787 किलोमीटर इसका व्यास है। सूर्य से दूरी 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है मंगल की। इसके अलावा यहाँ की भूमि जो है गुलाबी कलर की है, इसीलिए मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, और एक परिक्रमा करने में किसको? मंगल को एक परिक्रमा करने में सूर्य की 687 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 687 दिन लगते हैं मंगल को एक परिक्रमा पूरी करने में। और घूर्णन की अगर बात की जाए तो 24.62 घंटे लगते हैं इसको अपना एक प्रकार से घूर्णन करने में, अपने अक्ष पर घूमने में इसको। ठीक, क्लियर हो गई बातें। और इसी प्रकार से आप देखिएगा
इसका घनत्व तो जो है 3.94 के आसपास है मंगल का। और मंगल पर जीवन की संभावनाएं आपको क्लियर होंगी। तापमान यहाँ पर आप देखिएगा कभी कभी तापमान आप देखिएगा इसका माइनस का 138 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कभी कभी 27 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है प्लस का। तो कुल मिलाकर के यहाँ का भी तापमान परिवर्तित होता रहता है ये। और इसके उपग्रह भी जैसे कि फोबोस डीमोस, इसके 2 उपग्रह है आप देखिएगा किसके, मंगल के। ये बात क्लियर हो गई आपके। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लियर हो गई। मौसम यहाँ पर बहुत ज्यादा परिवर्तनशील है, यहाँ पर सागर भी मिले हैं मेरे हिसाब से जो नई चीजें हुई है। और ये जो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड जो होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं जो लियर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर है, सबसे बड़ा ग्रह। इसके 16 उपग्रह हैं जो है। इसके अलावा इसमें देखिए यूरोपा हो गया, ठीक है, इसके अलावा आयो हो गया, ठीक है, कैलिस्टो। तो ये सब इसके उपग्रह हैं किसके, बृहस्पति के। बृहस्पति का जो व्यास है 1,42,800 किलोमीटर इसका व्यास है। सूर्य से दूरी की बात की 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर की दूरी पर ये सूर्य से स्थित है। कौन, बृहस्पति। बृहस्पति को गुरु भी कहा जाता है देवताओं का यानी ग्रहों का खास करके, ठीक। और यहाँ पर एक चक्कर पूरा करने में बृहस्पति को सूर्य का कितना दिन लगता है, 11 साल 9 महीने का समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में, ठीक। 11 साल 9 महीने लगभग 12 साल लग जाते हैं एक चक्कर पूरा करने में सूर्य भगवान का, ठीक। इसके अलावा आप देखिएगा सबसे बड़ा ग्रह तो है ही 16 इसके उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रह की बात की है तो शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं, ठीक। क्लियर हो गई बातें, 21 उपग्रह शनि के हैं। ये चीजें क्लियर हो रही है आपकी। आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए भी चीजों को जानने का प्रयास हम करते हैं। तो ये तो हो गए लगभग इतनी सारी चीजों के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, शनि के बारे में। शनि जो ग्रह है आपका, आप सभी को पता होगा, ये शनि ग्रह के चारों तरफ एक वलय पाया जाता है। ये वलय जो है 13,000 किलोमीटर का है, यानी 13,000 किलोमीटर, शनि से 13,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये वलय जो यहाँ पर हमने नीले कलर से प्रदर्शित किया है, ठीक। तो ये 13,000 किलोमीटर दूरी पर है शनि के। और इसको आप देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 गैसें अधिक मात्रा में इस वलय में पाई जाती हैं, ठीक। और ये गैस हैं और इसी का एक प्रकार से बना हुआ पूरा का पूरा, ठीक। ये शनि के बारे में कुछ बातें। शनि के अगर व्यास की बात की है तो एक जो है 1,20,000 किलोमीटर इसका व्यास है, ठीक, किसका, शनि का। इसके अलावा इसकी सूर्य से दूरी जो है शनि कितनी है, जो है 142.7 करोड़ किलोमीटर, 142.7 किलो सॉरी 142.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सूर्य से इसकी, ठीक है, किसकी, शनि भगवान की। इसके अलावा एक परिक्रमा अगर बात की जाए तो एक परिक्रमा सूर्य की 29 साल लगता है पूरा करने में, 29.5 साल यानी 29.5 वर्ष का समय लगता है शनि को एक चक्कर पूरा करने में, किसकी, सूर्य भगवान की। इसके अलावा 21 उपग्रह किसके हैं, 21 उपग्रह, सबसे अधिक उपग्रह है किसके, शनि के, ठीक। ये बात क्लियर हो रही है ना, सारी चीजें, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा जरूर। तो ये क्लियर हो गई शनि के हैं। इसमें आप देखिए टिटान जो उपग्रह है, तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, टिटान उपग्रह किसका है, वो शनि का उपग्रह है, ठीक, सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध के बराबर है, जितना बड़ा बुध है ये, यानी कि 4880 किलोमीटर का जो व्यास है बुध, इससे भी बड़ा आप देखिएगा बुध के बराबर का लगभग टिटान नामक जो उपग्रह है वो है। इसके अलावा और भी तमाम सारे शनि के उपग्रह जैसे कि मीमास, टेथिस, डियान, रिया, ये सब उपग्रह किसके, ये सब उपग्रह भाई शनि के उपग्रह हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। और तापमान की अगर बात की तो -150 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ का होता है शनि का, ठीक है। माइनस का कितना, माइनस का भाई 150 डिग्री सेल्सियस, ओके। क्लियर हो गई बातें। घनत्व इसका कुछ भी नहीं है, 0.7 घनत्व है इसका, नहीं कम है बहुत ज्यादा। और 21 उपग्रह जो है इसकी पहचान हो चुकी है अब तक। क्लियर हो गई बातें। ये अपने अक्ष पर आप देखिएगा तो 10.2 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेता है, ठीक। ये बात आप भी ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के शनि के बारे में कुछ बातें हो गई जो कि मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अरुण, अरुण की अगर बात की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुण जो है, अरुण खास करके आप देखिएगा, अरुण जो है एक ऐसा ग्रह है, ये आप देखिएगा अरुण जो है विपरीत दिशा में तो घूमता है, ये सूर्य के 2 ग्रह हैं, ठीक। तो अरुण जो है विपरीत दिशा में घूमता है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा दूसरी दिशा में घूमता है, ठीक। इसके अलावा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है आपका अरुण, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हैं। इसका व्यास की अगर बात की अरुण की, तो अरुण की व्यास कितनी भाई, अरुण का व्यास, तो अरुण का व्यास है 51 मतलब कि 51,000
800 किलोमीटर, 51,800 किलोमीटर इसका व्यास है अरुण का। इसके अलावा दूरी की बात किया तो 286.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी है किसकी, अरुण की, सूर्य से दूरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो सूर्य भगवान से दूरी अरुण की कितनी है, भाई 286.96 करोड़ किलोमीटर। इसके उपग्रह की बात की तो इसके लगभग 15 उपग्रह हैं किसके, अरुण के, जिसमें एरियल, अम्बेरियल, ठीक है, टिटेनिया, ओबेरॉन, मिरांडा, ये सब उपग्रह किसके, अरुण के। ठीक, ये क्लियर होगी बात, ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों को लिख लीजिएगा। ओके। और इसके अलावा परिक्रमा की बात की तो एक परिक्रमा पूरी करने में सूर्य भगवान की 84 वर्ष का समय लगता है अरुण को। अरुण एक मतलब कि 84 साल में एक परिक्रमा अपनी सूर्य की पूरा करता है। क्लियर होगी बातें। और ये अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री, 98 डिग्री जो है ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है। ठीक, झुका है अपने अक्ष पर। कौन झुका हुआ है भाई, तो अरुण झुका हुआ है अपने अक्ष पर। कितना डिग्री, 98 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, ये क्लियर हो गई। इसके अलावा यहाँ का तापमान -185 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना, 185 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक यहाँ का तापमान होता है। ठीक, अरुण का। और आप देखिएगा यहाँ तक 185 और 200 डिग्री सेल्सियस वरुण का तापमान भी हो सकता है, क्यों होता है, आप देखिएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर जो है वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये सब गैसें मिलती हैं। इसके चारों तरफ भी वलय पाए जाते हैं, लगभग 9 वलय लगभग इसके चारों तरफ आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये तमाम प्रकार की चीजें जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। और खास करके आप देखिएगा जो अरुण ग्रह है इसकी खास करके आप देखिएगा इसकी धरातल पर चट्टानें जो है वो कठोर है। ठीक, और लगभग तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। इसका घनत्व 1.27 है। ठीक, तो ये चीज हो गया आपके अरुण के बारे में। अगला जो है आपका जो है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की अगर मैं बात करूं तो इसका व्यास जो है, व्यास 49,500 किलोमीटर है। व्यास कितना है, 4900 मतलब 49,500 किलोमीटर इसका व्यास है। इसके अलावा आप देखिएगा सूर्य से दूरी की अगर बात की है तो 449.66 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सूर्य भगवान से किसकी, वरुण की। सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा, वरुण ही है। ठीक, इसके अलावा 164 वर्ष के में ये एक चक्कर अपना सूर्य भगवान का पूरा कर पाता है। सॉरी, एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है भाई, 164 वर्ष में एक चक्कर ये पूरा करता है। कौन, तो ये करता है भाई अपना जो है वरुण। ओके, क्लियर होगी बातें। कितने दिन में पूरा करता है, 164 वर्ष में पूरा करता है। ओके। इसके अलावा अगर आप देखिएगा वरुण के बारे में कुछ बातें, और कहीं कहीं पर 165 भी आपको मिलेगा। ये एक चक्कर अपने धुरी पर जो लगाता है वो 15.8 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा खास करके ये हल्के नीले रंग की आभा वाला होता है। और यहाँ पर खास करके क्या होता है भाई, हल्के नीले रंग का होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिएगा -200 डिग्री सेल्सियस के तापमान आसपास रहता है। ठीक, इसके 8 उपग्रह है। 1846 ईस्वी में इसकी खोज करी थी किसने, जोहान गाले महोदय ने, जर्मन के वैज्ञानिक है जोहान गोले। इन्होंने इसकी खोज करी थी किसकी, वरुण नामक उपग्रह की। ठीक है, इसके अलावा यम एक ग्रह था जिसको हम प्लूटो के नाम से जानते हैं। प्लूटो ग्रह जो है खास करके प्लूटो ग्रह जो है ये 590 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य भगवान से। और इसका व्यास 3000 किलोमीटर के आसपास था। घनत्व 1.1 था। ठीक, सूर्य की परिक्रमा करने में ये 248 वर्ष का समय लगाता था। और इसका घूर्णन की बात की अपने अक्ष पर तो लगभग 6.38 दिनों में पूरा कर लेता था। ठीक है, यानी कि लगभग 6 से 7 दिनों में पूरा कर लेता था एक अपनी दूरी पर चक्कर। ठीक, इसके अलावा आप देखिएगा इसका अधिकतम तापमान जो था -222 डिग्री सेल्सियस था, यानी बहुत कम तापमान था। जीवन की संभावना यहाँ पर थी। ठीक है, उपग्रह कैरोन की पहचान की जा चुकी है। ठीक है, जिसको कार्ला का, तो कुल मिलाकर क्या देखें, यम जो है इसको ग्रहों से निकाल दिया गया, ग्रहों से हटा दिया गया है। ये बात भी आपको जाननी चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई है, इस पर थोड़ा सा हम नजर डालेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आपको 9 ग्रहों के बारे में चर्चा कर दिया हमने। 9 ग्रहों के बारे में समझ में आ गया। 9 ग्रहों की व्यास को इन सभी से पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार मैंने वैसे बताने के लिए आपको ध्यान दिलवाया कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कुछ चीजें, बाकी और ज्यादा नहीं पूछा है। पृथ्वी से रिलेटेड चीजों को ध्यान रखिएगा। ओके, तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आपने समझा हर एक चीजों के बारे में। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं। आप देखिएगा जो है तो
एक नवा ग्रह तो मैंने बता ही दिया कि हाँ 700 वर्षों में जो है एक चक्कर लगाता है सूर्य भगवान का। काला ग्रह कहा जाता है, 1987 में खोज हुई है इसकी। ठीक है, किसने करी है, किसने खोज करी है, नासा के वैज्ञानिकों ने खोज करी है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं उपग्रह की। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उपग्रह को भाई अंग्रेजी में? अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट की अगर बात की जाए तो वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा हो गया, ठीक है, और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र एक दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो उपग्रह क्या होते समझ में आ गया। इसके अलावा जो बात की जाए अवांतर ग्रह, सॉरी जो है पुच्छल तारा और धूमकेतु। पुच्छल तारे या धूमकेतु जिसको हम कॉमेट्स कहते हैं। कॉमेट्स की अगर मैं बात करूं भाई, तो कॉमेट्स जो होते हैं ये सूर्य के चारों ओर एक लंबी किंतु अनियमित कक्षा में घूमते रहते हैं। ये आकाशीय पिंड जो होते हैं धूल के, बर्फ के और हिमालयन ग्लेशियर के जो गैस होते हैं उनके पिंड से बने हुए होते हैं। सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में ये अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के बाद जब सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर के ये गैसों की फुहार यहाँ से निकलती है और खास करके एक लंबी पूंछ के समान दिखाई पड़ते हैं, जो कभी कभी अत्यधिक लंबी होती है। और पुच्छल तारा में पूंछ नहीं होती है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखें, क्या होती है, पुच्छल तारा में पूंछ नहीं होती है, किंतु वह जैसे सूर्य के समीप गुजरता है तो क्या होता है, सूर्य अपनी गर्मी से उसको पिघला देता है जिसके कारण से वो बादलों जैसे दिखाई पड़ती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा ऐसा तारा जिसमें कोई पूंछ ना होती हो लेकिन फिर भी एक पूंछ समान प्रतीत होने लगता है ये, तो इसीलिए इसको पुच्छल तारा कहते हैं। ये गैस के मतलब कि बर्फ के टुकड़े होते हैं जो कि कभी कभी सूर्य से दूर होते हैं दूर दराज एरिया में, लेकिन जब ये सूर्य के नजदीक जाते हैं तो क्या होते हैं, सूर्य की गर्मी से पिघल जाते हैं। और जब ये सूर्य की गर्मी से पिघल जाते हैं तो उसी को हम पुच्छल तारा कहते हैं, यानी कि धूमकेतु कहते हैं। ठीक है, धूमकेतु समझ में आ गई आपकी बातें। हैली पुच्छल तारा दिखाई दिया, कब दिया था, 1986 में हैली पुच्छल तारा दिखाई दिया था और यह तारा 76.3 वर्षों बाद सूर्य के समीप आया था। इसी भांति एंकी धूमकेतु प्रति 3 वर्षों में सूर्य के समीप से गुजरता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखिएगा अलग अलग जो तारे हैं वो सूर्य के समीप से जब गुजरते हैं तब दिखाई पड़ते हैं। ये हो गए आपके पुच्छल तारे। अगला आता है अवांतर ग्रह जिसको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। एस्टेरॉइड आपके जिसको क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। तो ये आपके बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित है। ओके, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, अवांतर ग्रह क्या होता है। अवांतर ग्रह की अगर मैं बात करूं तो मंगल एवं बृहस्पति के ग्रह के बीच में आप देखिएगा लगभग 576 मिलियन किलोमीटर की जो दायरा है ये क्षेत्र फैला हुआ। इसमें तमाम सारे पिंड, तमाम सारे छोटे छोटे ग्रह यानी जिनको लघु ग्रह कहते हैं वो सब, ये सब और कुछ अवांतर ग्रह यानी एस्टेरॉइड जो है चक्कर लगाते हैं। और खास करके सबसे पहले सीरस नामक अवांतर ग्रह का जो है खोज की गई थी। इटली का एक व्यक्ति था, इटली का एक वैज्ञानिक था। इटली के उस वैज्ञानिक का नाम था, सॉरी खगोल शास्त्री था, वैज्ञानिक भी था। तो उस खगोल शास्त्री ने, उसका नाम था पियाजी। पियाजी ने इसको खोजा, यानी कि सबसे पहले सीरस नामक एक अवांतर ग्रह यानी एस्टेरॉइड को की खोज करी। किसकी, सीरस की खोज करी। इटली का एक वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था पियाजी। पियाजी महोदय ने जब ऐसा किया इसके बाद में तमाम सारे लोगों ने जैसे पलास, जूनो, बेस्टा, इन सभी जो एस्टेरॉइड की खोज होती है। और अवांतर ग्रह अन्य ग्रहों की भांति भी यह देखिएगा ये लोग भी अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो ये हो गए आपके अवांतर ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड। इसके अलावा होते हैं कुछ उल्कापिंड और उल्कास्म। उल्कापिंड और उल्कास्म जो होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में मेट्रॉस और शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जिसको हम कहते हैं उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, उल्कास्म कहते हैं। ठीक, उल्कापिंड क्या होते हैं भाई, उल्कापिंड की अगर मैं बात करूं तो अंतरिक्ष में आप देखते हैं, अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े जो है जो टूटे हुए होते तारों के लड़ने से, वो जब टूटते हैं तो वहां से क्या होते हैं धीरे धीरे इधर उधर भटकने लगते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जब वो पृथ्वी के समीप आते हैं, पृथ्वी के समीप जब वो आते हैं खास करके जो मतलब कि टुकड़े होते हैं तो वो धूल के या गैस के या किसी के टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े जो है ठोस चीजें होती है वो भी। तो जब वो पृथ्वी के समीप आती हैं तो पृथ्वी पर आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल एक काम करता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये क्या करता है, प्रत्येक वस्तु को जो कि वायुमंडल में रहती है जो कि जो है उसको कितने तरीके से खींचता है,
तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से जो है पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ प्रत्येक वस्तु को खींचने का प्रयास करती है। ठीक, तो जब वो वहां से खींचती है तो जो पिंड जो है उड़ रहा होता है पृथ्वी के इधर उधर, मतलब कि घूम रहा होता है, जब सूर्य पृथ्वी के आसपास से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरता है तो पृथ्वी उसको अपने बल के द्वारा खींचती है और वो पृथ्वी में घुस जाता है, यानी पृथ्वी पर गिरने का प्रयास करता है उल्का पिंड। तो क्या होता है, जो चूंकि पृथ्वी के ऊपर आप देखिएगा वायुमंडल है, एक विशाल वायुमंडल की परत है पृथ्वी के चौतरफा, यानी वायुमंडल है। तो जब वहां पर वो गिरने का प्रयास करता है, बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड होते हैं, तो क्या होता है जब वो गिरते हैं तो वायु से टकराते हैं लगातार, तो घर्षण बल के द्वारा क्या होता है, घर्षण के द्वारा उसमें आग लग जाती है और वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, उल्का पिंड ऊपर जल जाते हैं। तो क्या होता है, जो उल्का पिंड ऊपर जला, तो आप देखा होगा रात्रि में कहते हैं कि वह जीव जात है, तो वो उल्का पिंड जलते हुए जाते हैं, नीचे गिर रहे होते हैं और आज पृथ्वी तक आते थे, वो बहुत ऊपर ही समाप्त हो जाते हैं, यानी कि वायुमंडल बहुत ऊपर तक फैला हुआ है, तो वहां तक नीचे आते थे पृथ्वी तक वो जल जाते हैं। और कुछ ऐसे जो उल्का पिंड होते हैं जो कि बड़े होते हैं, जो नहीं जल पाते, तो वो पृथ्वी पर आकर के गिर जाते हैं, और जब वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं डायरेक्ट आकर के, तो उसको हम क्या कहते हैं, उल्कास्म कहते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं बिजली गिरी है, तो बिजली का गिरना उसको कहते हैं। ठीक है, चिर्री गिरी जिसको कहते हैं, चिर्री गिरी है, गांव वगैरह में चिर्री गिरना कहते हैं उसको। तो उल्का पिंड क्या होते हैं, जो पूरे मतलब अंतरिक्ष में फैले हुए होते हैं, पृथ्वी की तरफ आते हैं, लेकिन वायुमंडल उनको नष्ट कर देता है, जलाकर राख कर देता है, तो वो उल्का पिंड होते हैं। लेकिन वही जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो वो उल्कास्म हो जाते हैं, उल्का के एक अस्म, ठीक है, उल्कास्म हो जाते हैं। जब पृथ्वी पर वही उल्का पिंड गिर जाए तो उल्कास्म, और जब वो वातावरण में ही नष्ट हो जाए तो वो उल्का पिंड। ठीक, क्लियर हो गई बात, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। ये हो गए उल्का पिंड और उल्कास्म। ठीक, इसके अलावा कुछ और चीजें होती है, नक्षत्र और जो है राशियां होती हैं, उसमें खास करके ब्रह्मांड में सौरमंडल के बाद में आप देखिएगा ये चीज नक्षत्र और खास करके कौन सी तारा समूह जिसको कहते हैं, हम अंग्रेजी में नक्षत्र को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में नक्षत्र को हम स्टार ग्रुप्स कहते हैं, यानी कि तारा समूह कहते हैं। तारा समूह की अगर मैं बात करूं भाई, तारा समूह की अगर मैं बात करूं तो कितने तारा समूह है भाई, कितने तारा समूह है, 27 तारा समूह है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ज्योतिष का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप देखिएगा ये सभी 27 नक्षत्रों के नाम भी बताए गए हैं। कौन कौन से 27 नक्षत्र है आप सभी को पता होगा। आप देखिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय किसी न किसी नक्षत्र यानी तारा समूह में प्रवेश करता है, और इसी के बारे में तमाम सारे नक्षत्र हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप देखिएगा चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र पार कर लेता है, एक दिन में चंद्रमा जो होता है एक नक्षत्र को पार करता है, कितने दिन में, एक दिन में चंद्रमा एक नक्षत्र को पार करता है। 27 नक्षत्र है, 27 तारा समूह है, और चंद्रमा क्या करता है, 27 नक्षत्रों को पार करता हुआ आगे बढ़ता, पृथ्वी की परिक्रमा करता, चक्कर लगाता है। इसमें नाम आता है, आप लिख लीजिएगा, जो है अश्विनी नक्षत्र हो गया, अश्वनी नक्षत्र हो गया। इसके अलावा नक्षत्रों में अगला नाम आता है भरणी। ठीक, दिखिएगा अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मेघा, अश्लेखा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला यानी मूल नक्षत्र जिसको कहते हैं, पूर्वी हस्त, चित्रा, आषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये सब नक्षत्र होते हैं। और ये जो 27 नक्षत्र मैंने आपको बताए, ये नक्षत्र खास करके आप जब कभी जो है पंडित पुजारी मतलब कि जो है जो पंडित जी होते हैं उनके पास जब जाइएगा तो ये इन सभी नक्षत्रों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये नक्षत्र जो होते हैं इसी पर ज्योतिष टिका हुआ है, और इन्हीं राशि मतलब राशियां जो होती हैं नक्षत्रों में आप देखिएगा, और राशियां होती कितनी, 12 राशियां होती, कितनी राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में आप सभी को पता होगा, आप देखिए पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनेक नक्षत्र तारा समूह राशि से गुजरते हैं, तो अनेक तारा समूह जो होते हैं वो राशियों से गुजरते हैं। कौन कौन सी राशियां हैं, 12 राशियां हैं। कौन कौन सी राशियां हैं भाई, जैसे मेघ राशि हो गई, वृष राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, ठीक है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, धनु राशि हो गई, मकर राशि हो गई, कुंभ राशि, और सबसे लास्ट राशि कौन सी है, मीन राशि। और खास करके मैं अपनी बात करूं तो मेरी राशि कौन सी है, मीन राशि। यानी जब मैं पैदा हुआ था
तो जो है मीन राशि एक प्रकार से में प्रवेश नक्षत्र जो है प्रकार से ये प्रवेश यानी कि जिस नक्षत्र में पैदा हुआ था वो नक्षत्र मीन राशि में प्रवेश कर चुका था। ठीक, तो ये नक्षत्र होता है किस कौन सा नक्षत्र में पैदा हुए, कौन से एक प्रकार से हर डेट को नक्षत्र भी बदलता है, आप देखते हैं। ठीक, नक्षत्रों के माध्यम से ही आप देखिएगा, तारा समूह के माध्यम से ही पूरा का पूरा डेट तिथि जो होती फिक्स कर दी जाती है। तो कई सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी। नक्षत्रों के नाम यहाँ पर आपको मैंने फिर से बता दें, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मेघा, ठीक है, आश्लेषा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। इसके अलावा और भी तमाम सारे नक्षत्र हैं आपके, जैसे कि मूल नक्षत्र हो गया, पूर्वी हस्त हो गया, चित्रा, आषाढ़, ठीक है, और श्रवण, धनिष्ठा, सिद्धिका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, फाल्गुनी, ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी, ये सब नक्षत्र हैं। ठीक, और राशियां कौन सी हैं? मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक, ये 12 राशियां हैं। तो ये इन्हीं 12 राशियां, 27 नक्षत्र, इन्हीं कारण से क्या होता है। और एक और नक्षत्र है, एक नक्षत्र है आपका अभिजित नक्षत्र। अभिजित मुहूर्त जो होता है प्रत्येक दिन डेली वो 12 बजे दिन में 11 से लेकर के 12:30 बजे तक, ठीक है, 11:30 से 12:30 के बीच में जो नक्षत्र होता है वो अभिजित नक्षत्र होता है। अभिजित नक्षत्र में किसका जन्म हुआ था? अभिजित नक्षत्र में जिसका जन्म होता है बहुत बड़ा प्रतापी, बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। और किसका जन्म हुआ था अभिजित मुहूर्त में? भाई अभिजित नक्षत्र में पैदा हुए थे भगवान श्री राम जी। ठीक है, कौन पैदा हुए थे? जो है भगवान श्री रामचंद्र का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था भाई? तो वो हुआ था उनका अभिजित मुहूर्त में, अभिजित नक्षत्र में हुआ था। अभिजित मुहूर्त जो है बहुत अच्छा माना जाता है। इन नक्षत्रों के बारे में आपने जाना, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए रोहिणी नक्षत्र में किसका जन्म हुआ था? ठीक है, बताइए रोहिणी नक्षत्र में किसका जन्म हुआ था? श्री कृष्ण जी का, बताएं किसका हुआ था? चलिए इसको आप पूछ करके आइएगा कि रोहिणी नक्षत्र में किसका जन्म हुआ था। बहुत बड़े व्यक्ति है, मैंने नाम शायद बोल भी दिया है, तो देखिएगा अपने सभी से पूछ करके आइएगा। भगवान राम जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? तो हुआ था, कौन सा नक्षत्र था? अभिजित मुहूर्त, अभिजित नक्षत्र। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की का जन्म रात्रि के 12 बजे में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिन में 12 बजे हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो क्लियर होगी बात। ये आपको पूरा का पूरा लगभग समझ में आ गया होगा। तारा मंडल, तारा समूह, सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। नवग्रह समझ में आ गए, सारी चीजें। ये सब आप देखिएगा नवग्रहों के बारे में अपनी पुस्तकों में बताया गया है। अपनी पुस्तक कौन सी भाई? अपनी पुस्तक मतलब कि जो है वेद बोल रहा हूँ, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ है, खास करके आप देखिएगा उन धर्म ग्रंथों में आपको मिलेगा 9 नक्षत्रों के मतलब कि 9 ग्रहों के बारे में। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा नवग्रह हो गई, इसके अलावा 16 माताओं के बारे में जो कि घर की माताएं होती है, 27 नक्षत्रों के बारे में, और सेम यही नाम जो मैंने बताया ये सब मतलब वही से लिए गए हैं। इसके अलावा और खासकर 12 राशियों के बारे में, ये सब हिंदू धर्म ग्रंथों में सारी चीज़ों का मेंशन है, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और इस प्रकार से आपने लगभग सौर मंडल के बारे में एक बढ़िया सी जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी ग्रहण कर ली। मेरे हिसाब से इतनी जानकारी अगर आपने ग्रहण कर ली तो ये पर्याप्त है। ये चैप्टर 2 यानी कि यहाँ से एक प्रश्न आपके मिड टर्म परीक्षा में भी आते हैं और उसमें भी आएंगे, यानी कि जो आपका जो है वो होगा, क्या बोलते हैं, जो फाइनल परीक्षा होगी सेमेस्टर वाली, तो दिसंबर और उसमें पड़ेगी जनवरी के आसपास, उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण आपका होगा। सौर मंडल के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध करवाया मैंने, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा कल की क्लास जो होगी, कल की क्लास में हम क्या समझेंगे भाई? कल की क्लास तो होगी यही, लेकिन हम कल की क्लास में समझेंगे तमाम सारी जो संकल्पनाएं हैं। अब संकल्पनाएं कौन कौन सी? तमाम सारी संकल्पनाएं, जैसे कि पुच्छल तारा परिकल्पना कास्तेदार बफन ने दी थी। ठीक है, वाव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट की है, निहारिका परिकल्पना लाप्लास की है, उल्का पिंड परिकल्पना जो है लाकियर की है, ग्रहाणु परिकल्पना जो है चैम्बरलिन की है, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स की है। ठीक, द्वैतारक परिकल्पना किसकी है? H.N. रसल की है। विखंडन का सिद्धांत राजसन ने दिया, मतलब कि राजसन ने। इन सभी के नवतारक परिकल्पना जो है होयल और टिल्टर की है, तो इन सभी के बारे में। इसके अलावा सीफीड साधने का सिद्धांत है और अंतरतारक धूल परिकल्पना है। आधुनिक सिद्धांत भी तमाम सारे हैं। बिग बैंग थ्योरी जिसमें नाम आता है जॉर्ज लेमन तेरे का। ठीक, तो इस प्रकार से तमाम सारे जो विद्वान हैं इन्होंने जो अलग अलग तरीके से जो सिद्धांत दिए हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति,
ये तमाम प्रकार की जो उत्पत्तियों के सिद्धांत हैं, ये सारे के सारे सिद्धांत आपको मिल जाएंगे। यानी कि जब भी आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसी सिद्धांत के अंतर्गत सौरमंडल की उत्पत्ति, उसी सिद्धांत के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति भी हो जाती है। यानी पृथ्वी, सौरमंडल और ब्रह्मांड, इन तीनों की उत्पत्ति के सिद्धांत जो है वही, चूंकि आप देखिएगा, चूंकि अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं होती तो सौरमंडल नहीं बनता, सौरमंडल नहीं बनेगा तो पृथ्वी का निर्माण कैसे होगा। तो कुल मिलाकर के तीनों का निर्माण जो है साथ ही हुआ, एक जैसे ही हुआ है, एक ही परिकल्पनाओं के द्वारा हुआ है। बिग बैंग थ्योरी की में आपको बताया गया कि एक छोटा सा क्या था, पिंड था, गोला था। वो गोला इतना ज्यादा सघन था, इतना ज्यादा उसमें घनत्व था कि वो क्या था, इतना ज्यादा घनत्व उस गोले में था कि वो एक प्रकार से घनत्व होता गया आपस में उसके जो है प्रोडक्ट थे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वगैरह थे वो आपस में ही घर्षण करने टकराने लगे। इसी कारण से क्या हुआ, उस गोले में विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, इसीलिए उसको महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के महाविस्फोट का सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमन तेरे का है, एक पादरी थे चर्च के, उन्होंने दिया था। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे और वो सिद्धांत ज़्यादा फेमस है। और उन्होंने महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा था कि मतलब कि क्या होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि उसी में सब समाहित हो जाए। जिस प्रकार से ब्रह्मांड, अभी भी ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी की सारी जितनी शक्तियां हैं सब ब्रह्मांड की एक गोले में मिल जाएंगी, ठीक, ये भी बात है। तो सभी सिद्धांतों के बारे में जानते हुए आलोचनाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। जो भी होगा, जितने भी वीडियो में मेरा समाप्त होगा, इसे चूंकि कल ये लंबा चैप्टर आपका सेकंड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी संकल्पनाएं हैं, सभी संकल्पनाओं को हम समझेंगे नहीं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं उन पर हम जरूर फोकस करेंगे। तो आपकी जो अगली वीडियो जो होगी चैप्टर 3 के नाम से, उसमें हम यही चीज चर्चा करेंगे, ठीक। तो आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। हिंदी साहित्य की 2 क्लास 2022 के लिए उपलब्ध है, 23 के लिए, मतलब 22-23 के लिए आप देखिएगा। उसके अलावा 22 का जो मॉडल पेपर पड़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, ज्योग्राफी के लगभग 2-3-4 मॉडल पेपर लिखित के हमने अपलोड कर दिए, वो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है ऑब्जेक्टिव के भी अपलोड है, उसको देख लीजिएगा 2022 वाले, उनको देख लीजिएगा। और जो और भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हुई थी, आपके विश्वविद्यालय के आपके सीनियर लोग दे गए, 2022 की परीक्षा जो हुई थी उसका पेपर भी हमने सारा करवाया, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको हर एक चीज मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, चैनल पर आप हमारे चैनल में एक होम पेज होता है, होम पेज के बगल में वीडियोस होती है, वीडियोस के जस्ट बगल में आप देखिएगा प्ले लिस्ट का सेक्शन होता है। प्ले लिस्ट में आप जाइएगा और नीचे वहां पर एक एरो का बटन ऐसे दिखेगा, किस तरीके से, ऐसे बटन दिखता है, प्ले लिस्ट है। और जब प्ले लिस्ट खोलेंगे तो कुछ ही प्ले लिस्ट आपको दिखेंगी, और उससे नीचे आप देखिएगा, नीचे तो इस प्रकार से तो उसी पर टच करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपको तमाम सारी प्लेलिस्ट पूरी खुल करके आ जाएगी। तो उसी में से आप देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना रखी है, तो उसमें बहुत सारी वीडियोस 2022 की उपलब्ध है। उनको एक बार सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। ओके, क्लियर होगी बातें। तो आप अगर उनको देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज समझने में बड़ी आसानी होगी। तो आज आपने जो है 9 ग्रहों, मतलब 8 ग्रहों के बारे में जाना, ठीक है। 9 ग्रह तो खोज हो चुकी, एक ग्रह को क्षुद्र बता दिया गया, क्योंकि वो जो है इसके नियमों का, यानी कि जो ग्रह के नियम होते हैं उन पर खरा नहीं उतरता है, उनको फॉलो नहीं करता है, ठीक, अपने मार्ग से भटक जाता है वो। तो यही चीजें हैं, तो उसको हम ग्रह नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लियर हो गई बातें आपकी। लगभग आपने पूरा का पूरा सौरमंडल जानने का प्रयास किया है। अब कल हम ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति की जो बहुत सारे सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। अपने घर में जितने भी फोन है आपके, सभी से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए वीडियो को और लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। सभी दोस्तों से बता दीजिए कि शुक्ला टी पॉइंट पर विधिवत तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपकी क्लास होती है और निश्चित तौर पर ऐसी क्लास होती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपको और किस सब्जेक्ट पर चाहिए, हर एक सब्जेक्ट की मैंने चैप्टर 2 तक पढ़ा दिया है लगभग। आप देखेंगे इस साल मैंने न्यू वीडियोस बना दी, बाकी पुरानी वीडियो जो 2022 की है वो भी अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर आज तभी थोड़ा सा मेरा डाउन थी, इसीलिए आवाज़ थोड़ी सी धीमी थी, ठीक। तो परेशान नहीं होना है, आवाज़ तेज होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।